Hello, greetings from Dr. Sadiq Ali. Now, today we are going to see a very important concept in abstract algebra that is called as fields and rings. Okay, what is field and what is a ring? चलो देखते हैं. लास्ट सेक्शन में हमने देखा था ग्रुप, और आप जानते हो कि ग्रुप बनाने के लिए हमको चाहिए एक नॉन एम्प्टी सेट, और उस नॉन एम्प्टी सेट पर डिफाइन किया गया बाइनरी ऑपरेशन, राइट. तो नॉन एम्प्टी सेट को हमने नाम दिया जी, उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन जानबूझकर पर्टिकुलर हम डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज अ ऑर्डिनरी एडिशन. अब ये जी और ये एक बाइनरी ऑपरेशन प्लस मिलकर बन जाता है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, और ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को हम ग्रुप या अबेलियन ग्रुप तभी बुलाएंगे जब वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा. वैसे तो हम जानते हैं कि ग्रुप के लिए 4 कंडीशंस होते हैं, और अगर उस 4 कंडीशन के बाद कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होता है तो उसको हम बोलते हैं अबेलियन ग्रुप. तो फर्स्ट कंडीशन हमारी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन. तो क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी में? क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई भी 2 एलिमेंट आपको लेने होते हैं, ए और बी, उस जी से, दैट ए एंड बी और एनी एलिमेंट्स फ्रॉम जी, और उनका एडिशन, क्योंकि हमारा बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, वो एडिशन जो भी रहेगा वो अगेन रहेगा मेंबर ऑफ जी, एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट्स इन जी. तो इसको बोला जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी. सेकंड जो है वो है एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन. इसके लिए आपको कोई भी 3 एलिमेंट्स लेने हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू जी, और आपको एसोसिएटिव लॉ होल्ड होना चाहिए, मतलब 2 एलिमेंट का एडिशन फिर ब्रैकेट प्लस थर्ड एलिमेंट, इट इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी, एंड दिस रूल इज ट्रू फॉर ऑल ए बी सी इन जी. इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ. ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए. तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन ग्रुप बनने के लिए, दैट इज उसको हम आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं. तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी होना जरूरी है. मतलब उस जी में एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जिस एलिमेंट में आप कोई भी एलिमेंट जी का ऐड करेंगे तो आंसर चेंज नहीं होगा. और एडिशन के लिए तो आप जानते हो कि 0 जो होता है वही एडिटिव आइडेंटिटी होता है. इसका मतलब 0 का प्रेजेंस जी में होना बहुत जरूरी है. देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 0 बिलोंग्स टू जी such that 0 plus a, or you can say that a plus 0 is equal to a. a में 0 ऐड करने के बाद आंसर देखिए फिर से a ही आ रहा है, मतलब 0 को ऐड करके a में कोई बदलाव नहीं हो रहा है. और ये अगर फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ g के लिए ट्रू है तो हम ये बोल सकते हैं कि g में एग्जिस्ट हो रही है एडिटिव आइडेंटिटी, दैट इज 0. चौथी कंडीशन ग्रुप बनने के लिए है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स का मतलब आप कोई भी एक एलिमेंट लीजिए, एनी एलिमेंट रैंडमली जी से, तो आपको उस जी में एक दूसरा एलिमेंट एग्जिस्ट जरूर होना चाहिए, सच दैट वो ओरिजिनल एलिमेंट और ये बी का आंसर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होना चाहिए? 0. 0 इज द आइडेंटिटी. तो अगर हर जी के एलिमेंट को इस तरीके का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट होता है तो हम बोलेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी एलिमेंट इन जी होता है, और ये इनवर्स लॉ वहां सेटिस्फाई होगा. और हम बोलेंगे आफ्टर satisfying these 4 conditions कि ये algebraic structure G plus is a group.
लेकिन और एक कंडीशन होती है दैट इज अ कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, और वो जब सेटिस्फाई हो जाएगी तो अब इस ग्रुप को हम बोलेंगे अबिलियन ग्रुप। तो व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ कि कोई भी दो एलिमेंट आप लीजिए जी से, और विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन या तो a प्लस बी कर लीजिए या तो b प्लस ए कर लीजिए, दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए, एंड दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ G। तो जब ये 5 कंडीशन ये अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर सेटिस्फाई करेगा, तब उस अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अब ये G विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, और वो इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि अगर हमने ये सेम सेट G लिया और एडिशन के जगह पर अगर हमने दूसरा बाइनरी ऑपरेशन लिया दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन, तो क्या ये G विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या फिर से ग्रुप या अबेलियन ग्रुप बनाएगा? तो देखिए यहां पर हमने लिया G और डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो क्या ये पॉसिबल है कि सेम सेट एडिशन से भी ग्रुप बनाए और मल्टीप्लिकेशन से भी ग्रुप बनाए? ऐसा ऑलवेज ट्रू तो नहीं होता है, क्योंकि अगर आप Z लेते हो, सेट ऑफ इंटीजर्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप बनाता है, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं बनाएगा, क्योंकि आप कोई भी इंटीजर लीजिए जैसे कि 3, और 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/3, और 1/3 इंटीजर नहीं है, इसलिए वो G में अगेन या Z में अगेन प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए सेट ऑफ इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप ही नहीं बनाएगा। लेकिन अगर आप सेट ऑफ रैशनल नंबर्स लेते हो या सेट ऑफ रियल नंबर्स लेते हो तो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन वो अबेलियन ग्रुप बनाते हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी वो अबेलियन ग्रुप बनाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि देयर आर सम सेट्स which are creating group with respect to addition as well as with respect to multiplication, and there are some sets which are not constructing group with respect to multiplication but they are forming a group with respect to addition। लेकिन हमें इंटरेस्ट है ऐसे सेट में जो एडिशन से भी अबेलियन ग्रुप बनाता है और मल्टीप्लिकेशन से भी अबेलियन ग्रुप बनाता है। तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनाने के लिए अगेन यही 5 कंडीशंस होंगे, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होंगे। तो नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, नंबर 2 एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, नंबर 3 एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन G, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, क्योंकि 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए आंसर वही आता है। और फोर्थ कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और फिफ्थ कंडीशन है कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मतलब A इंटू B इज इक्वल टू B इंटू A। अब ये ग्रुप हमें मिला या सेट मिला जो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन भी ग्रुप बनाता है अबेलियन, और विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप बनाता है। इसका मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन भी क्लोज्ड है और विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड है। लेकिन जब हम कोई एलिमेंट्स लेते हैं तो अब कंफ्यूजन ये होगा कि उनका एडिशन लिया जाए क्या मल्टीप्लिकेशन लिया जाए, क्या एडिशन लेकर फिर मल्टीप्लिकेशन लिया जाए या मल्टीप्लिकेशन लेकर एडिशन लिया जाए। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक नया रूल बनाया दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कनेक्ट करता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ऑपरेशन को। तो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ? तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मतलब मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मतलब A इंटू ब्रैकेट में B प्लस C। तो ये मल्टीप्लिकेशन जो ब्रैकेट के बाहर है
वो ब्रैकेट के अंदर जाएगा और उस एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब a इंटू बी सेपरेट प्लस a इंटू सी सेपरेट। ये लॉ कनेक्ट करता है दोनों बाइनरी ऑपरेशन को। तो देखो अब टोटल G इज अ नॉन एम्प्टी सेट। अब यहां दो बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, और ये टोटल 10 कंडीशंस और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब टोटल 11 कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो जो नॉन एम्प्टी सेट दो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के साथ ये 11 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो उस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फील्ड। तो बताइए क्या बन गया फील्ड? तो G जो नॉन एम्प्टी सेट था, एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन और दूसरा बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, ये मिलकर ये 11 कंडीशन जब बनते हैं तो बनाते हैं फील्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 11 कंडीशन में से ये मल्टीप्लिकेशन के कुछ कंडीशंस को हम थोड़ी देर के लिए कैंसिल करते हैं। जैसे कि ये 3 नंबर की कंडीशन जो है इसको हम डिलीट कर देते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को भी डिलीट कर देते हैं, कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को भी डिलीट कर देते हैं। तो 11 में से इन 3 कंडीशन को डिलीट करने के बाद अब बचे सिर्फ 8 कंडीशंस, जिसमें ये 5 कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एज इट इज है, क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दैट वुड बी द 6th कंडीशन, एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये आपकी 7th कंडीशन, और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये आपकी 8 नंबर की कंडीशन। तो सिर्फ अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट दो बाइनरी ऑपरेशन के साथ ये 8 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो स्ट्रक्चर को बोला जाता है रिंग। तो 8 कंडीशंस, दो बाइनरी ऑपरेशन, एक नॉन एम्प्टी सेट, ये बन जाता है रिंग। राइट, अब देखिए 8 कंडीशन के साथ रिंग बन गया। अब इसको हमने ओपन किया तो 9 कंडीशन हो गया, वो 8 और कम्यूटेटिव लॉ भी हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तब उस रिंग को बोला जाता है कम्यूटेटिव रिंग। तो अगर 9 कंडीशन मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ भी होता होगा तो उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग, तो कम्यूटेटिव रिंग में रिंग भी होना चाहिए, मतलब 8 कंडीशन भी होनी चाहिए और एक 9th नंबर की कंडीशन कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि वो रिंग है, कम्यूटेटिव लॉ भी हो रहा है, मतलब वो कम्यूटेटिव रिंग भी है और उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी अब मौजूद है। मतलब ये 10 कंडीशंस हो गए, इसको भी हटा देते हैं। तो 10 कंडीशन जब हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट, विथ यूनिट एलिमेंट। तो यूनिट एलिमेंट मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दैट इज 1। तो रिंग 8 कंडीशन, कम्यूटेटिव लॉ हो गए तो 9 कंडीशन, इट इज कॉल्ड एज अ कम्यूटेटिव रिंग। और 10th कंडीशन में अगर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट। ठीक है, और अब आखिरी जो कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो अगर हम उसको भी निकाल देते तो 11 कंडीशन हो जाएंगे और उसको हम बोलेंगे फील्ड। इज इट राइट? इसमें और एक चीज जरूरी है कि मान लीजिए कि ये रिंग है, मतलब 8 कंडीशन हो रहे और उसमें फिर आपने क्या किया, ग्रुप बनाया विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, नॉट अबिलियन ग्रुप, सिर्फ ये 4 कंडीशन। मतलब रिंग है, रिंग में तो ये फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन होती है, थर्ड एंड फोर्थ दोनों कंडीशन हो गए, मतलब कम्यूटेटिव लॉ खाली बच गया तो 10 कंडीशन हो जाएंगे और उसको बोलते हैं डिवीजन रिंग। याद रखिए, डिवीजन रिंग में फील्ड के सारे कंडीशंस होते हैं, बस कम्यूटेटिव लॉ सिर्फ नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं डिवीजन रिंग। और जो डिवीजन रिंग कम्यूटेटिव होती है तो 11 कंडीशन हो जाएंगे, और इसीलिए कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज अ फील्ड।
गॉट द पॉइंट? ओके, अब हम देखते हैं कुछ रिजल्ट्स। इंटीग्रल डोमेन, अब ये क्या है इंटीग्रल डोमेन? इंटीग्रल डोमेन जो है वो एक्चुअली रिंग्स 8 कंडीशन पे होती है ना, यहाँ हम लिखते हैं रिंग जो 8 कंडीशन पे होती है रिंग, फिर होता है 11 कंडीशन वाला फील्ड, और इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं दूर, लेकिन इन दोनों के बीच में और एक स्ट्रक्चर रहता है, दैट इज कॉल्ड एज ए इंटीग्रल डोमेन। अब इंटीग्रल डोमेन की हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। कम्यूटेटिव रिंग विच हैज नो जीरो डिवाइजर्स कॉल्ड एज एन इंटीग्रल डोमेन। देखो, इंटीग्रल डोमेन कम्यूटेटिव रिंग होता है, मतलब रिंग के 8 कंडीशन, कम्यूटेटिव लॉ का एक कंडीशन, मतलब टोटल 9 कंडीशन तो हो रहे। अब 9 के बाद जो 2 कंडीशन फील्ड बनने के लिए है वो दोनों भी नहीं होंगे, और एक तीसरी ही नई कंडीशन होगी, दैट इज नो जीरो डिवाइजर्स। अब ये क्या होता है नो जीरो डिवाइजर्स? मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मैंने 2 एलिमेंट लिए, ए और बी, दोनों एलिमेंट नॉन जीरो है, ए भी नॉन जीरो, बी भी नॉन जीरो, लेकिन उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है। अब आप बोलेंगे ऐसा कहां होता है? दो नॉन जीरो का मल्टीप्लीकेशन 0 कहां होता है अगर हम मोड्यूलो मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लीकेशन मोड्यूलो n या एडिशन मोड्यूलो n लेते हैं, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि 2 नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन 0 हो सकता है। तो जब 2 नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन 0 होता है, इसका मतलब 0 अपॉन ए बी मिलेगा या 0 अपॉन बी ए मिलेगा। मतलब ए ने 0 को डिवाइड किया तो बी मिल रहा है, और बी नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ए 0 को डिवाइड कर रहा है, मतलब ए 0 का डिवाइजर है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि यहां 0 के डिवाइजर्स मौजूद है। तो नो जीरो डिवाइजर्स का मतलब होता है कि जब ए और बी का मल्टीप्लीकेशन 0 होगा तो या तो ए 0 होगा या तो बी 0 होगा। तो जब ये इधर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 होगा, इस प्रोडक्ट को 0 बनने के लिए, तब हम बोलेंगे कि यहां 0 डिवाइजर्स नहीं है। और जिस कम्यूटेटिव रिंग में ऐसा होता है, ए इंटू बी इक्वल टू 0 इंप्लाइज इधर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, उस कम्यूटेटिव रिंग को इस कंडीशंस के साथ हम बोलेंगे इंटीग्रल डोमेन। ओके, अब इंटीग्रल डोमेन के बाद एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। देखो, मैंने बोला था आपको कि वो इंटीग्रल डोमेन रिंग और फील्ड के बीच में रहता है। इसका मतलब सबसे बड़ा स्ट्रक्चर हमारा हो गया फील्ड, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर फील्ड हो गया। उसके बाद उसका जो उससे छोटा होता है दैट इज अ रिंग, और रिंग और फील्ड के बीच में, एग्जैक्ट बीच में नहीं लेकिन इधर होता है इंटीग्रल डोमेन। तो इसलिए डी जो है हमेशा सबसेट रहेगा फील्ड का, इसलिए एवरी फील्ड, हर फील्ड जो है वो इंटीग्रल डोमेन रहता ही है। लेकिन फिर नेचुरल सवाल ये आता है कि अगर एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो क्या हर इंटीग्रल डोमेन फील्ड रहता है? और इसका जवाब अनफॉर्चुनेटली नो है। हर इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं रहता है। इंटीग्रल डोमेन को फील्ड बनने के लिए उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन डालना पड़ेंगे, और वो रिस्ट्रिक्शंस ये है कि इंटीग्रल डोमेन अगर फील्ड बनना चाहता है तो वो फाइनाइट होना चाहिए। इसलिए एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। ये दोनों रिलेशंस को अच्छे से याद रखिए तो कुछ आपको कनेक्शन देने आएगा। और रिंग जो होता है वो रिंग हमेशा ये रिंग जो होता है ये डी का सबसेट रहता है, क्योंकि डी बनने के लिए रिंग होना जरूरी है। इसलिए एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन, every integral domain is a ring and every field is also a ring। तो ये कनेक्शन याद रखिए, और फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड बनता है, राइट। तो रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो n, जिसको हम डिनोट करते हैं zn से,
is an integral domain when n is prime? ये सवाल आपको पूछा जा सकता है कि Zn को इंटीग्रल डोमेन अगर बनना है तो n हमेशा प्राइम होना जरूरी है। तो इस पे कुछ खास टाइप के क्वेश्चंस भी डिजाइन किए जा सकते हैं, जैसे कि शो दैट Z101 इज अ फील्ड। तो यहां पर ये Z और ये जो इंटीजर है दैट इज 101, तो आपको ये रिजल्ट पता है कि Zn इंटीग्रल डोमेन बनने के लिए ये n प्राइम होना चाहिए। यहां पर 101 नंबर है, वो प्राइम है, इसलिए Z101 इज एन इंटीग्रल डोमेन। ये आपका स्टेटमेंट हो गया इंटीग्रल डोमेन, क्योंकि 101 प्राइम है और इसमें एलिमेंट्स होते हैं 101, तो ये फाइनाइट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। एंड वी नो दैट द रिजल्ट दैट every finite integral domain is a field, तो इसलिए ये field हो गया। तो इसलिए आप z का ये जो सफिक्स इंटीजर है वो प्राइम चेक कर लीजिए, जो नंबर प्राइम रहेगा वो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन बनेगा और फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हमेशा फील्ड होता है। ठीक है, अब an integral domain D is said to be of characteristic 0 if for non-zero element A in that integral domain the relation m into A equal to 0 implies that m equal to 0। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल डोमेन है और उस इंटीग्रल डोमेन का कैरेक्टरिस्टिक हम 0 बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि a प्लस ए प्लस ए प्लस ए आप लेंगे m टाइम्स, तो उसका आंसर 0 नहीं आएगा। ये 0 तभी आएगा जब 0 इंटू ए लेंगे तभी 0 आएगा। अब मान लीजिए अगर a प्लस ए लिया आपने और 0 आ गया, तो इसका मतलब ये 2a इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब उस इंटीग्रल डोमेन का कैरेक्टरिस्टिक 0 नहीं है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है 2। और जिस इंटीग्रल डोमेन का कैरेक्टरिस्टिक 0 के अलावा कोई फाइनाइट नंबर होता है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल डोमेन ऑफ फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक। तो एन इंटीग्रल डोमेन D is said to be of finite characteristic if there exists positive means non-zero integer m such that the relation m times a equal to 0 for every element a in D। तो मैंने यहां बताया, आप मान लीजिए कि a प्लस ए प्लस ए प्लस ए आप 4 टाइम्स लेते हो और इन चारों का एडिशन किसी इंटीग्रल डोमेन में 0 आ जाता है ऐसे, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स a इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पर ये 4 एक्चुअली 0 होना चाहिए था, तब हम उसका कैरेक्टरिस्टिक 0 बोलते, लेकिन ये 0 नहीं है, फिर भी 4 इंटू ए 0 आ रहा है, मतलब ये इंटीग्रल डोमेन का कैरेक्टरिस्टिक 0 नहीं है, वो है 4। 4 इज अ फाइनाइट नंबर, देयरफॉर इसको हम बोलते हैं फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक। ओके, नाउ इफ D इज ऑफ फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक then which of the following is correct? तो अब हम आपको कुछ ऑप्शंस देंगे और वो ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2a इक्वल टू 0, सेकेंड है 4a इक्वल टू 0, थर्ड है 6a इक्वल टू 0 और फोर्थ है 8a इक्वल टू 0। फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो 4 है, ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, तो कौन सा आंसर सही रहेगा? तो हमेशा याद रखिए, जब भी इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक वाला होता है तो उस a का जो मल्टीप्लायर इंटीजर होता है वो प्राइम नंबर ही चाहिए या प्राइम नंबर ही होता है। अब ये 4 ऑप्शन में a का मल्टीप्लायर यहाँ 2 है, दैट इज अ प्राइम, 4 प्राइम नहीं है, 6 भी प्राइम नहीं है, 8 भी प्राइम नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए,
2a इज इक्वल टू 0। 3a इक्वल टू 0 भी पॉसिबल है, 5a इक्वल टू 0 भी पॉसिबल है, 7a इक्वल टू 0 भी पॉसिबल है। तो याद रखिए, जब भी इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक का होता है, वो उसके कोई भी एलिमेंट का मल्टीप्लायर हमेशा प्राइम नंबर ही होना चाहिए। अब बात करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं। इफ a एंड b आर टू एलिमेंट्स इन रिंग, and then what should be the answer of a plus b bracket square? Okay, the bracket square means it is a same element multiply by itself. तो a plus b into a plus b रिंग है, रिंग में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, तो ये बाहर का जो ब्रैकेट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अंदर के दोनों एलिमेंट पर, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर ये डॉट a फिर अंदर जाएगा ब्रैकेट में, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होगा a इंटू ए प्लस बी इंटू ए। अब ये b अंदर जाएगा तो यहाँ आएगा a इंटू बी और ये b इंटू बी। इसको इक्वल लिखेंगे a इंटू ए स्क्वायर, यहाँ लिखा जाएगा बी ए, यहाँ लिखा जाएगा ए बी और यहाँ लिखा जाएगा बी स्क्वायर। अब द इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपको सिर्फ रिंग बोला है, सिर्फ रिंग, तो यही सिर्फ आंसर रहेगा। यहां चालाकी या होशियारी मत कीजिए कि बी ए और ए बी इक्वल होता है तो इस दोनों को मिलाकर हम 2ab लिखे, नहीं, ये इक्वल कम्यूटेटिव रिंग में सिर्फ होता है। इसलिए आपको पता नहीं है कि ये रिंग कम्यूटेटिव है या नहीं, इसलिए बी ए और ए बी मे बी इक्वल, मे नॉट बी इक्वल, आई डोंट नो। इसलिए बी ए वैसा ही रहेगा, ए बी वैसा ही रहेगा और एक्सप्रेशन का आंसर यही आएगा। लेकिन अगर यहां पर रिंग में कम्यूटेटिव रिंग बोला जाता है तो फिर बी ए और ए बी इक्वल हो जाएगा। इन दैट केस योर आंसर वुड बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, नाउ अगर कोई रिंग है और उसका कोई भी एलिमेंट अगर मल्टीप्लाई खुद से हो जाता है, मतलब x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स, इसको बोलते हैं एडम्पोटेंट लॉ, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ऐसा हर रिंग में नहीं होता है, लेकिन जिस रिंग में ऐसा होगा वो रिंग हमेशा कम्यूटेटिव रिंग रहती है। तो ये नॉलेज, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर कोई रिंग है और उस रिंग में किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर करोगे आप, तो अगेन यू आर गेटिंग द सेम एलिमेंट, तो वो रिंग डायरेक्टली आप लिख सकते हो या कंसीडर कर सकते हो कि वो रिंग कम्यूटेटिव रिंग है। कम्यूटेटिव रिंग को दूसरा भी नाम है, दैट इज अ बुलियन रिंग। ठीक है, ओके। नाउ अ रिंग इज सेड टू बी अ डिवीजन रिंग, ये मैंने बोला था, पहले एक्सप्लेन किया था। इफ इट्स नॉन जीरो एलिमेंट्स फॉर्म मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, दैट इज अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। मतलब फील्ड में जो 11 कंडीशंस होते हैं उसमें की एक कंडीशन ड्रॉप करनी है, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। तो 10 कंडीशन बचेंगे, वो 10 कंडीशन जिसमें सेटिस्फाई होते हैं उसको बोलते हैं डिवीजन रिंग। और वो कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो गया तो डिवीजन रिंग विथ कम्यूटेटिव लॉ, मतलब कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग। और कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग जो होती है, कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग, दैट इज नथिंग बट व्हाट, फील्ड। सारे कनेक्शंस आप अच्छे से याद रखिए। और आई होप दैट आपको ये रिंग थ्योरी का इंट्रोडक्शन पसंद आ गया होगा। चलिए इजाजत दीजिए, गुड बाय।